सुनील आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से। कल हम पढ़ रहे थे चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। तो मैंने आपको कल 2 पॉइंट बताए थे कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई स्मॉल एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए, इन दोनों पर जो है वो निर्भर करता है। कल हमने चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, उसका भी हमने सूत्र निकाला था, उसकी यूनिट निकाली थी और साथ के साथ उसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो भी हमने देखी थी। ठीक है, कल अपने के ये 2 पॉइंट हुए थे, चालक की लंबाई स्मॉल एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए। अब इसके अतिरिक्त किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो 2 कारकों पर और डिपेंड करता है। पर थर्ड नंबर पर है अपन का टेम्परेचर यानी ताप, और 4th नंबर पर है अपन का चालक के पदार्थ पर। तो जो थर्ड पॉइंट है वो हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो ताप पर जो है वो किस प्रकार निर्भर करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ धातु चालक हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है और एल्यूमिनियम है। सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम, ये जो 4 चालक पदार्थ हैं, इनका जो प्रतिरोध है वो ताप में वृद्धि के साथ, जब टेम्परेचर में जब वृद्धि की जाती है या इनका जब ताप बढ़ाया जाता है तो ताप में वृद्धि के साथ इनका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ता है। ठीक है, सोना है, चांदी है, तांबा है और एल्यूमिनियम है। वैसे देखा जाए तो जो चांदी है उसका जो प्रतिरोध है वो सबसे कम होता है, अतः इसकी जो चालकता है वो मैक्सिमम होगी, और एल्यूमिनियम का जो प्रतिरोध है वो सबसे अधिक होता है, अतः इसकी जो चालकता है वो सबसे कम होती है। आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कुछ मिश्र धातु हैं, जैसे मैग्नीन है, मैग्नीज प्लस निकिल, कांस्टेंटन है। तो ये कुछ मिश्र धातुएं होती हैं, मैग्नीन और कांस्टेंटन, इनका जो प्रतिरोध है वो ताप में परिवर्तन के साथ, जब टेम्परेचर में परिवर्तन किया जाएगा तो ताप में परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कुछ तत्व हैं, कुछ एलिमेंट हैं, जैसे बोरॉन। स्टार्ट कर। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ तत्व हैं, जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन तत्वों का जो प्रतिरोध है जब ताप में परिवर्तन किया जाता है तो इनका जो प्रतिरोध है वो घटता है। ठीक है, और इनको उपधातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपधातु। तो सामान्यतः धातुओं का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है। मिश्र धातुएं हैं, उनका जो प्रतिरोध है वो ताप में परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है, जबकि कुछ उपधातुएं हैं जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, इनका जो प्रतिरोध है वो ताप में वृद्धि के साथ, यहाँ पर इनका जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, वो घटता है। इसके विपरीत कुछ धातु चालक हैं, कुछ धातुएं हैं जिनका जो प्रतिरोध है वो ताप में परिवर्तन के साथ एक निश्चित ताप पर जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। जैसे मरकरी की यदि बात करते हैं हम, मरकरी या पारा, जिसका प्रतीक होता है Hg, तो मरकरी या पारा का जो प्रतिरोध है वो 4.2 केल्विन ताप पर, कितने टेम्परेचर पर? 4.2 केल्विन ताप पर इनका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। इनका जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। अतः ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहा जाता है, सुपर कंडक्टर। क्या कहा जाता है? ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ जो है वो कहते हैं। ठीक है,
तो ये तो बात हुई हमारी प्रतिरोध की जो है वो ताप पर निर्भरता वाला जो है वो टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पदार्थ पर जो है वो निर्भरता। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पदार्थ पर निर्भरता। तो फोर्थ पॉइंट है प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि प्रतिरोध जो है वो चालक के पदार्थ पर जो है वो किस प्रकार निर्भर करता है। चार धातु चालक लेते हैं हम, सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम के चार अभी तो साइंस की चल रही है। प्रतिरोधक तार लेते हैं। चार क्या लेते हैं? प्रतिरोधक तार लेते हैं जिनकी
अपन ने चालक के पदार्थ की प्रकृति। सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम, तो इन चार चालक धातुओं के चार प्रतिरोधक जो है वो तार लेते हैं। ठीक है, चार चालक तार लेते हैं जिनकी लंबाइयां तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी स्मॉल एल तथा कैपिटल ए के जो मान है वो समान है। ठीक है, लंबाई समान है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो समान है, इक्वल है। तो इन चारों धातुओं का जो चालक तार है, चार चालक तार हैं जिनकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, तो उनके हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, रेसिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो प्रतिरोध ज्ञात करने पर हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम जो धातु है उसका जो प्रतिरोध है वो सबसे अधिक प्राप्त होता है, जबकि जो सिल्वर है, चांदी है, उसका जो प्रतिरोध है वो सबसे कम प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ की जो चालकता है वो उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। कहने का मतलब यदि प्रतिरोध का मान यदि बढ़ता है तो धातु की जो चालकता है या पदार्थ की जो चालकता है वो घटती है, और प्रतिरोध का मान घटता है तो उसकी जो चालकता है वो बढ़ती है। तो इस प्रकार यदि प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसकी चालकता उतनी कम होगी, और प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी चालकता जो है वो उतनी अधिक होगी। तो इस प्रकार जो चार चालक तार लिए थे अपन ने अलग अलग धातुओं के, उनके प्रतिरोध का जो क्रम है वो इस प्रकार होगा हमारा: एल्यूमिनियम का प्रतिरोध, गोल्ड का प्रतिरोध, कॉपर का प्रतिरोध और सिल्वर का प्रतिरोध। तो इनके प्रतिरोधों का बढ़ता हुआ क्रम है: एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गोल्ड, इज ग्रेटर देन कॉपर, इज ग्रेटर देन सिल्वर। तो इस प्रकार सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम प्राप्त हो रहा है और एल्यूमिनियम का प्रतिरोध जो है वो सबसे अधिक प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार इनकी चालकता का यानी कंडक्टिविटी का जो क्रम है वो इस प्रकार हो जाएगा हमारा: सिल्वर इज ग्रेटर देन कॉपर, इज ग्रेटर देन गोल्ड, इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो प्रतिरोध है वो यहाँ पर सबसे अधिक था, अतः यहाँ पर जो चालकता है वो सबसे कम हो गई, और यहाँ पर ये जो सिल्वर है इसका जो प्रतिरोध है वो सबसे कम था, अतः इसकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो जो चांदी है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो इसका जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, वो मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ग्राफ। अब तो सही है ना? इसके बाद देखते हैं हम ग्राफ। यहां से एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, जैसे ग्राफ जो है वो किन किन के मध्य है? लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इन दोनों के मध्य, दोनों की बात करते हैं हम। फर्स्ट नंबर पर आर तथा एल के मध्य, आर तथा एल के मध्य हम जानते हैं लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो रेसिस्टेंस है, इन तीनों में एक रिलेशन होता है आर समानुपाती एल, यानी जो प्रतिरोध है वो लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, और आर समानुपाती होता है 1/a, यानी जो चालक का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार आर तथा एल के मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो नीचे तो लेते हैं अपन लेंथ यानी लंबाई, और यहाँ पर लेते हैं हम रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो जब प्रतिरोध और लंबाई के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो अपन को एक सीधा ग्राफ प्राप्त होता है। कैसा ग्राफ प्राप्त होता है? एक सीधा ग्राफ जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं हम आर तथा ए के मध्य ग्राफ, यानी चालक का प्रतिरोध और उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब है यहाँ पर उसकी मोटाई यानी थिकनेस। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? मोटाई होती है यानी थिकनेस होती है। ठीक है, तो आर तथा ए के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इनमें रिलेशन होता है आर समानुपाती 1/a, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान जब घटता है तो उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, यानी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इनके मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ जो है वो किस प्रकार प्राप्त होता है? ये 1/a और यहाँ पर अपन का रेसिस्टेंस, तो ये आर तथा ए के मध्य ग्राफ है।
तो R तथा A के मध्य जो ग्राफ है वो अपने को इस प्रकार प्राप्त होता है। R तथा A के मध्य जो ग्राफ है वो अपने को इस प्रकार प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि नीचे तो अपन ने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिया है और यहाँ पर लिया है अपन ने चालक का प्रतिरोध। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध है वो जब बढ़ रहा है तो उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो घट रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यहां से इधर आते हैं इस प्रकार, तो जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान जो है वो घट रहा है तो उस स्थिति में चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो R तथा A के मध्य जो ग्राफ है वो इस प्रकार प्राप्त हुआ अपन का। एक थर्ड ग्राफ और है हमारा R तथा 1/A के मध्य, R तथा 1/A के मध्य। अब R और 1/A के मध्य जब ग्राफ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि R समानुपाती 1/A है, तो उस स्थिति में R और 1/A के मध्य जो ग्राफ है वो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा हमारा। जिस प्रकार चालक की लंबाई स्मॉल l और प्रतिरोध के मध्य जो ग्राफ प्राप्त हो रहा था, सेम वैसा ही ग्राफ प्राप्त होगा यहाँ पर अपन को, क्योंकि ये 1/A और R के मध्य ग्राफ खींचा जा रहा है, जबकि यहाँ पर R तथा A के मध्य ग्राफ है। तो जब R तथा A के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होगा अपन को, और R तथा 1/A के मध्य जब ग्राफ खींचेंगे अपन, R तथा 1/A के मध्य जब ग्राफ खींचा जाएगा तो अपने को जो लेंथ वाला जो ग्राफ था ना, प्रतिरोध और लंबाई के मध्य जो ग्राफ खींचा था, बिल्कुल एक स्ट्रेट अपने को ग्राफ जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये तीन ग्राफ है अपन के, R तथा L के मध्य, R तथा A के मध्य और R तथा 1/A के मध्य। इनमें से किसी एक के मध्य आपसे जो ग्राफ है वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपन। एक क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के दो चालकों की मोटाइयां समान हैं तथा जिनकी लंबाइयां 1:2 के अनुपात में है, तो इनके प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो ज्ञात कीजिए। तो दो चालक हैं, इनकी जो मोटाइयां हैं, यानी जो A1 तथा A2 यानी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है हमारा वो समान है। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है कि इनकी जो लंबाइयां हैं, यानी L1/L2 का जो अनुपात है वो 1:2 है। कितना है? 1:2। तो अपन से पूछ रहा है वो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि एक ही पदार्थ के दो चालकों की मोटाइयां समान है, यानी उनकी जो थिकनेस है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो समान है, तथा जिनकी जो लंबाइयां हैं वो 1:2 के अनुपात में है। तो चालक के जो प्रतिरोध है अपन के R1 और R2 हैं, उनके मान अपन से पूछ रहा है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं हम इनके प्रतिरोधों का जो है वो अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर मोटाइयां समान है और लंबाइयां जो है वो अलग अलग हैं। हम जानते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है? सीधे समानुपाती। तो हमने चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका सूत्र पढ़ा है, R बराबर होता है अपन का K इंटू A/L। R बराबर क्या होता है? K इंटू R बराबर होता है K इंटू L/A। R बराबर क्या होता है? K इंटू L/A। कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये दो रिलेशन पता है अपन को।
R is directly proportional to small l और R is inversely proportional to A, यानी लंबाई के तो सीधे समानुपाती है चालक का प्रतिरोध और उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कैपिटल A उसके सीधे क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो R व L के मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो जब दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तो उस स्थिति में जो ग्राफ है वो अपन को कैसा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है। चुप है जाओ, सबमिट कर दीजिए। जैसे ओम का नियम हमने पढ़ा था तो ओम के नियम में जब अपन ने बी और आई के मध्य जब ग्राफ खींचा था, विभवांतर और धारा के मध्य जब ग्राफ खींचा था तो एक सीधा ग्राफ प्राप्त हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में जो विभवांतर है वो धारा के क्या होता है, सीधे समानुपाती। तो जब दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तो उनके मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो वो जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट प्राप्त होता है, यानी एक राशि का मान जब बढ़ेगा तो दूसरी राशि का जो मान है वो उसके अनुपात में क्या होता है या उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लेंथ और रेसिस्टेंस यानी लंबाई और प्रतिरोध के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ अपन को प्राप्त होता है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ग्राफ प्राप्त होगा अपन को इस प्रकार से। जैसे जैसे चालक की जो लंबाई है वो बढ़ेगी वैसे वैसे उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो R तथा L के मध्य ग्राफ समझ में आया? यस या नो? यस सर। आ गया ना R तथा L के मध्य ग्राफ? नहीं आया सर। अरे R तथा L के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं हम। कल आपको पढ़ाया था मैंने R समानुपाती L और R समानुपाती 1/A पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? कल का भी समझ में नहीं आया। कल का भी समझ में नहीं आया? अब रिवाइज में कहाँ कैसे ले जाऊंगा क्लास को, ये बता। सर आपने देखा नहीं था, मैंने राइज हैंड भी किया था लेकिन आपने चेक नहीं किया था। अच्छा, तो कल तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम बार बार आ रही थी। सर ओम के नियम के बाद आपने कल किया था तो कल का भी समझ में नहीं आया।